हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो आज हम अपना एक न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा यूनिट 2, यानी कि आज से हम इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस का जो यूनिट दूसरा हम वो स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने अपना यूनिट 1 उसको कंप्लीट कर लिया, जो कि था हमारा हिस्ट्री का। उसमें हमने एशियन, मिडिवल और यानी कि एशियन, मिडिवल, मॉडर्न एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट को कंप्लीट कर लिया। यानी कि जो हमारा फर्स्ट यूनिट था जिसमें 4 सीरीज थे, इन चारों को हमने कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने टोटल 556 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज हम अपना नया यूनिट स्टार्ट करेंगे जो कि होगा हमारा इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस का। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटे से इन्फॉर्मेशन बता दूं कि किस सीरीज में हमारा वीडियो डिस्कशन चलता है और आगे किस सीरीज में कंटिन्यू होता रहेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने यूनिट 1 से, जो कि हमने क्या कर रखा है, कंप्लीट कर लिया है। अगर हम अपने यूनिट 1 की बात करें, वो हमारा हो चुका है कंप्लीट, जिसमें हमने टोटल कितने 556 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। यानी कि 1995 से लेकर के 2021 तक में यूपीएससी ने प्रीलिम्स के अंदर जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं उन सबको हमने डिस्कस किया था। एशियंट हिस्ट्री की बात करते हैं तो एशियंट हिस्ट्री में हमने टोटल 137 क्वेश्चन डिस्कस किया था। मिडिवल की बात करते हैं तो इसमें टोटल 108 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया है। मॉडर्न की बात करते हैं तो टोटल 221। और अगर यूपीएससी ने प्रीलिम्स में सबसे ज्यादा अगर हिस्ट्री पोर्शन से जो क्वेश्चंस पूछे हैं इन 25-27 सालों में, वो किससे पूछे, इंडियन नेशनल मूवमेंट से, यानी कि टोटल 190 क्वेश्चंस पूछे। ये सारा चीज हमने डिस्कस कर लिया था फर्स्ट यूनिट में, और पिछले ही संडे हमारा जो फर्स्ट यूनिट था वो खत्म हो गया। आज हम अपना सेकंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमारा 4 सीरीज में डिवाइडेड है, उसी तरीके से जिस पैटर्न में हमारा फर्स्ट यूनिट डिवाइडेड था 4 सीरीज में, एशियन, मिडिवल, मॉडर्न एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। जो हमारा सेकंड यूनिट है वो किस किस सीरीज में डिवाइड होगा, तो हमारा जो पहला सीरीज है वो होगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम का। दूसरा सीरीज होगा हमारा गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें हम अपनी कंट्री का भी डिस्कस करेंगे और जो वर्ल्ड लेवल पे है उसका भी डिस्कस करेंगे। तीसरा होगा हमारा पंचायती राज एंड पब्लिक पॉलिसी, और चौथा होगा हमारा जुडिशरी, लीगल राइट, इश्यूज एंड फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जो भी सवाल होगा। तो हमारा जो पॉलिटी सेक्शन है वो भी 4 सीरीज में डिवाइड होगा। यानी कि अगर हम पॉलिटी की बात करते हैं तो इन 27 में यूपीएससी ने पॉलिटिक्स से कितने क्वेश्चंस पूछे, तो 319 क्वेश्चन सिर्फ पॉलिटी से पूछे। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें 101 क्वेश्चंस पूछे। गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया की बात करते हैं तो इसमें टोटल 132 क्वेश्चंस पूछे। पंचायती राज और पब्लिक पॉलिसी की बात करें तो इसमें पूछा है 31 क्वेश्चंस। और जुडिशरी लीगल राइट की बात करें तो इसमें पूछे हैं टोटल 55 क्वेश्चन। यानी कि ऑल ओवर पॉलिटिक्स से कितने क्वेश्चंस पूछे यूपीएससी ने, 319 क्वेश्चंस पूछे। तो हमारा सेकंड यूनिट इस सीरीज पे 4 सीरीज में डिवाइडेड रहेगा। और जो हमारे जो क्वेश्चंस पेपर डिस्कशंस वाला जो सीरीज है, जो कि हम संडे संडे को डिस्कस करते हैं, वो हमारा किस पैटर्न में रहेगा, ये हमारा रहेगा 5 यूनिट में डिवाइडेड। हर एक यूनिट इसी तरीके से सीरीज में भी डिवाइड होगा। जैसे कि हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो गया, अभी आज से सेकंड स्टार्ट करेंगे। सेकंड यूनिट कंप्लीट होने के बाद हम डिस्कस करेंगे अपना थर्ड यूनिट, जो कि है हमारा किसका, जियोग्राफी का, जिसमें टोटल यूपीएससी ने टोटल कितने क्वेश्चंस पूछे, तो 515 क्वेश्चन सिर्फ जियोग्राफी से पूछे इन 27 साल में। और ये जो हमारा सीरीज डिवाइडेड होगा किस किस में, सबसे पहला होगा हमारा फिजिकल फिजिकल ज्योग्राफी, जिसमें टोटल यूपीएससी ने कितने क्वेश्चंस पूछे फिजिकल ज्योग्राफी से, तो 123। दूसरा सीरीज होगा हमारा जियोग्राफी में, इसका होगा वर्ल्ड पॉलिटिक्स जियोग्राफी, यानी कि वर्ल्ड पॉलिटिकल जियोग्राफी।
जिसमें अगर बात करें तो टोटल कितने क्वेश्चंस पूछे हैं, तो इससे टोटल 89 क्वेश्चंस पूछे गए। फिर इस जो थर्ड सीरीज होगा हमारा, वो होगा ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जिसमें टोटल कितने क्वेश्चंस पूछे हैं, 233। और चौथा सीरीज होगा हमारा एग्रीकल्चर का, और जिसमें टोटल कितने क्वेश्चंस पूछे हैं, तो 70। तो इस तरीके से हमारा ये सीरीज डिवाइडेड होगा। उसके बाद जैसे ही हमारा थर्ड यूनिट कंप्लीट होगा, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना यूनिट 4, जो कि है हमारा इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स का, तो इकोनॉमिक्स का जो हम यूनिट स्टार्ट करेंगे, वो भी हमारा इसी तरीके से सीरीज वाइज डिवाइड होगा। वो हमारा 5 सीरीज में डिवाइड होगा। पहला जो हमारा सीरीज होगा, वो होगा हमारा स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट। सॉरी, एंड डेमोग्राफी। डेवलपमेंट होगा या फिर डेमोग्राफी होगा। उसके बाद जो हमारा सेकंड जो सीरीज होगा, वो होगा प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी प्लानिंग फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का। थर्ड सीरीज होगा हमारा एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर इन द नेशनल इकोनॉमी। फोर्थ होगा हमारा इंडियन इंडस्ट्रीज इंडियन इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड। और फिफ्थ होगा हमारा सर्विस सेक्टर सर्विस सेक्टर इन द इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी। इसमें अगर बात करें तो हमारा जो पहला यूनिट है, इससे टोटल कितने क्वेश्चंस पूछे हैं, 103 क्वेश्चन। दूसरे सीरीज से टोटल कितने क्वेश्चन है, 136। उसके बाद अगर हम एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो इसमें टोटल 31। फिर जो हमारा इंडियन इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड है, उसमें टोटल 57 क्वेश्चन है। और जो हमारा सर्विस सेक्टर है, उसमें से टोटल 58 है। तो ओवरऑल हम अगर इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो इकोनॉमिक्स में टोटल कितना, 385 क्वेश्चन यूपीएससी ने इन 5 टॉपिक से पूछे हैं। तो इस तरीके से हमारा यूनिट वाइज अभी डिस्कशन आगे भी कंटिन्यू होता रहेगा। और जो हमारा 5वां यूनिट है, जो हमारा यूनिट 5 है, वो होगा हमारा सी सेट का। ये था हमारा संडे का सीरीज। अब बात करते हैं तो हमारा मंडे से लेकर के सैटरडे तक के बीच में हम जो डिस्कस करते हैं। मंडे से अगर हम सैटरडे की बात करें, तो इसमें हम फिर क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 की एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं। फिलहाल अभी हमारे इसमें पॉलिटी चल रहा है।
पॉलिटिकल साइंस चल रहा है, जिसको हमने क्लास 6 से लेकर के क्लास 11th की दोनों बुक, यानी कि फर्स्ट जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हाउ एंड व्हाई, यानी कि, और दूसरा हमारा जो पॉलिटिकल थ्योरी, इसको कंप्लीट कर लिया। अभी हम क्लास 12th का जो फर्स्ट बुक है कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें अभी हमारा 5वां चैप्टर चल रहा है। उसके बाद हम इसके ही पैरेलल में एक स्टैंडर्ड बुक लेके चल रहे हैं एम लक्ष्मीकांत का, स्टैंडर्ड बुक डिस्कस कर रहे हैं जो कि हमारा एम लक्ष्मीकांत, जिसमें हमने पार्ट 1 पार्ट 2 यानी कि चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 16 तक विथ एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ डिस्कस किया है। वो भी आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। और इन दोनों पार्ट का पार्ट 1 और पार्ट 2 का आपको 2 टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा, तो आप एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ आप वो 2 टेस्ट भी लगा सकते हैं। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले, उसका सही आंसर देखने से पहले, आप पहले अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें, या अगर आपके पास बुक यानी कि कॉपी और पेन अगर साथ में लेके बैठे हैं तो पहले उसका आंसर टिक करें, तब आप आंसर देखें। इस तरीके से क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में जा रही है और किस तरीके से पैटर्न में तैयारी करनी है। एक क्वेश्चन ये निकल के आता है माइंड में कि आखिर जो हम ये क्वेश्चन पेपर डिस्कशन प्रीलिम्स सीरीज चला रहे हैं, इसका क्या फायदा होगा। इसका जो सबसे बड़ा फायदा ये है कि अभी आपने क्वेश्चंस का जो पैटर्न, क्वेश्चंस की जो नंबर्स देखी, जैसे हिस्ट्री में 556 क्वेश्चंस टोटल इन 27 ईयर्स में पूछे हैं। एशियंट से ही बात करते तो एशियंट से कितना पूछा था, 137, मेडिवल से 108, मॉडर्न से बात करते 121, और इससे पूछे तो 190। तो अब इन क्वेश्चंस के नंबर को देख करके ये अनुमान लगा सकते हैं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो यानी कि सिलेबस में आप सेलेक्टिव चीज को पढ़ करके, इस तरीके से आप एक लेंथी से सिलेबस से आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्टिव चीज को सेलेक्ट करके आप कम टाइम पे भी क्या कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशंस को अच्छी पकड़ कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारा वीडियो क्या होता है, समंदर जैसे सिलेबस और समंदर जैसे बुक्स को पढ़ने से अच्छा है कि हम सेलेक्टिव चीज ही पढ़े और कम टाइम में अपना सिलेक्शन ले। तो ये चीज आपको काफी ज्यादा इसमें सेलेक्ट करने में, कौन सा सब्जेक्ट पे कितना फोकस देना है, किस तरीके से किस सब्जेक्ट पे अच्छे से पकड़ करनी है, ये आपको तो इसमें हेल्पफुल करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन, जिसमें हमारा जो आज होगा वो होगा हमारा सेकेंड यूनिट का फर्स्ट सीरीज कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम, जिसमें हम 1995 से लेकर के 2000 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहला ही क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में ये पूछा गया कि इन चारों में से ऐसा क्या है जो कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल और एक्स्ट्रा लीगल डिवाइस को सिक्योरिंग करने का काम करता है स्टेट, यानी कि इंडिया के जो स्टेट है उनके बीच में, यानी कि कॉर्पोरेशंस और कोऑर्डिनेशंस दोनों को सिक्योरिंग करने का काम करता है। हिंदी में भी क्वेश्चंस दे सकते हैं यहाँ पे, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है उनके लिए, कि भारत में राज्यों के बीच सहयोग और सामव्य हासिल कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संविधान यानी कि संविधानेतर और गैर कानूनी उपकरण है। ये सवाल 1995 में पूछा गया था। ऑप्शन ए है, यानी कि 4 यहाँ पे आपके पास नाम दिए गए। पहला है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद, द गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस, राज्यपाल सम्मेलन, तीसरा है जोनल काउंसिल्स यानी कि क्षेत्र परिषद, चौथा है इंटर स्टेट काउंसिल यानी कि अंतरराष्ट्रीय परिषद। तो इसका जो ऑप्शन, यानी कि पहले आंसर देखने से पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ओनली 1 एंड 2, ऑप्शन बी है ओनली 1 2 3, ऑप्शन सी है 3 एंड 4, ऑप्शन डी है ओनली 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन ए, यानी कि सिर्फ हमारा पहला और तीसरा ही स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। एक मिनट फ्रेंड्स, फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शंस को करेक्शंस कर लेना। तो यहाँ पे ऑप्शन में 2 की जगह पे 3 कर लेना। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि हमारा सिर्फ पहला और तीसरा ही करेक्ट है। यानी कि अगर बात करते हैं द इंडियन नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल्स और जोनल काउंसिल्स के बारे में, यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद और क्षेत्रीय परिषद के बीच में आपको इसका जो करेक्ट आंसर वो देखने को मिलेगा।
अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब होता है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही मेंशन हो, आर्टिकल के फॉर्म में हो सकता है। एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के, सॉरी, फंडामेंटल राइट्स के बारे में, अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो ये हमारी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपरली कहाँ लिखा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी उस बॉडीज को कहते हैं जो पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हो, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी न किसी आर्टिकल में उसका मेंशन हो, एक्सप्लेनेशन हो, उसकी को डिस्क्राइब किया गया हो, तो उसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशंस बॉडी किसे कहते हैं? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशंस बॉडी उसे कहते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशंस में मेंशंस नहीं है, लेकिन उसको एक्स्ट्रा वेरियस, अगर बात किया जाता है, क्रिएट बाय द वेरियस मेथड, जिससे अलग अलग मेथड्स के द्वारा उसको क्या किया जाता है, क्रिएट किया जाता है, उसे कहते हैं हम एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। स्टेचुनरी बॉडी किसे कहते हैं? स्टेचुनरी बॉडी वो बॉडी होती है जो कि कोई भी लॉ के यानी कि लॉ पास करके, पार्लियामेंट के द्वारा लॉ पास करके उसको बनाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हो गया, लोकपाल हो गया, सीबीआई, जोनल काउंसिल, तो ये सारी क्या है, हमारी स्टेचुटरी बॉडी है। क्यों? क्योंकि इसे लॉ पास करके एक्ट के रूप में बनाया गया। एग्जीक्यूटिव बॉडी किसे कहते हैं? एग्जीक्यूटिव बॉडी वो बॉडी होती है जो कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के द्वारा से क्या किया जाता है, क्रिएट किया जाता है। या तो आपका ये जो ऑर्डर होता है मिनिस्टर ऑफ यूनियन या स्टेट हो सकता है। जैसे कि हम बात करते हैं नीति प्लानिंग कमीशन के बारे में। प्लानिंग कमीशन क्या था? एक एग्जीक्यूटिव बॉडी था जिसको रिप्लेस करके क्या बना दिया गया, नीति आयोग बना दिया गया। फिर अगर अदर बॉडीज की बात करते हैं, जैसे उदय यानी कि आधार कार्ड की बात हो गई, जिसको काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी का सामना भी फेस करना पड़ा था, और इसको शिफ्ट कर दिया किसमें, स्टैच्यूटरी बॉडी में। यानी कि फिर इसको एक्ट बना करके, पार्लियामेंट के द्वारा लॉ बना करके इसको एक्ट बनाया गया, जिसकी वजह से फिर ये क्या बन गया था, हमारा एक स्टैच्यूटरी बॉडी बन गया। तो ये डिफरेंस होती है कॉन्स्टिट्यूशंस बॉडी में, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशंस बॉडी में, स्टेशनरी बॉडी में और एग्जीक्यूटिव बॉडी में। और ये रहा आपका इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन, तो सॉरी हिंदी में एक्सप्लेनेशन। जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम के लिए, तो उनके लिए भी आपको आंसर्स हिंदी में मिलेगा। अब बात करते हैं किस बारे में, अपना दूसरे क्वेश्चंस के बारे में। ये भी 1995 में पूछा गया था। क्वेश्चंस में ये पूछा गया है कि आपके पास 4 नाम दिए गए हैं, उनमें बताना है कि किस मैटर पे, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर्स ऑन विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज पॉसिबल ओनली द रेटिफिकेशन ऑन द लेजिस्लेचर ऑफ नॉट लेस देन वन हाफ ऑफ स्टेट। यानी कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे मामले हैं जिन पर संविधान संशोधन केवल आधे से कम राज्यों की विधायिक यानी कि लेजिस्लेचर अनुमोदन के समर्थन के बिना भी संभव है। पहला है इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, और दूसरा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन अ पार्लियामेंट, तीसरा है लिस्ट इन द 7th शेड्यूल, और चौथा एवोल्यूशन ऑफ अ लेजिस्लेचर काउंसिल इन स्टेट। यानी कि हिंदी में बात करते हो तो राष्ट्रपति का चुनाव, संसद में राज्य का प्रतिनिधित्व, 7वीं अनुसूची की सूचियां, और चौथा है हमारा किसी राज्य की विधान परिषद का उन्मूलन। ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 1 2 3, ऑप्शन बी है 1 2 4, ऑप्शन सी है 1 3 4, और ऑप्शन डी है 1 3 एंड 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा आपको, वो मिलेगा ऑप्शन ए, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा ही ऐसी बॉडी है जिसको हम क्या कर सकते हैं, जिसको हम किसी भी मामले में अगर बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पॉसिबल है, यानी कि रेटिफिकेशन ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ नॉट लेस देन वन हाफ ऑफ द स्टेट। अब जैसे बात करते हैं, पार्लियामेंट में बी अ लॉ प्रोवाइड फॉर द एवोल्यूशन ऑफ लीगल यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट हैविंग सच अ काउंसिल्स फॉर और क्रिएशन ऑफ अ सच a council in a state having no council. If a legislative assembly of the state passes a resolution to after effect the majority of the total membership of the assembly and by a measure of not less than 2/3 of the members of the assembly present and voting, यानी कि संसद विधि द्वारा किसी भी परिषद के, यानी कि आप सीधा सीधी समझिए, जिस स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहां पे आपको लेजिस्लेटिव असेंबली क्रिएट करना है, तो उसके लिए क्या है, जो पार्लियामेंट के द्वारा जो भी लॉ प्रोवाइड कराया जाएगा, या जो भी
बिल पास की जाएगी उसमें स्टेट की क्या रिजोल्यूशंस की यानी कि मेजर रिजोल्यूशंस की इफेक्ट पड़े यानी कि मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी। यदि ऐसा होता है तो उस स्टेट में भी क्या है लेजिस्लेटिव असेंबली क्रिएट की जा सकती है। जैसे कि यहाँ पे हिंदी में भी दिया गया है कि संविधान विधि द्वारा ऐसी परिषद वाले राज्य जहाँ पे विधान परिषद को समाप्त करने या ऐसी परिषद होने वाले राज्यों में जहाँ परिषद के निर्माण का प्रावधान कर सकती है यदि राज्य की विधानसभा की कुल सदस्यता के बहुमत और राज्यसभा की उपस्थिति जो मतदान करने वाले सदस्य हैं ये कम से कम 2/3 बहुमत से उनकी आवश्यक का प्रस्ताव पारित करती है तो वहां पे ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन ए, यानी कि हमारा पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही सही है। लेकिन चौथा अगर हम बात करते हैं तो एक मिनट, तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको ये बताना है कि आर्टिकल 156 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रोवाइड दैट अ गवर्नर सेल होल्ड ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर अपॉन हिज ऑफिस इन विच कैन बी अ यानी कि टेक्यूर्स फ्रॉम हिज। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 156 में जो प्रावधान दिया गया है कि राज्यपाल अपने ऑफिस को यानी कि होल्ड ऑफ पोस्ट ऑफ होल्ड को क्या कर सकता है ग्रहण करने के तारीख के 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा। ये बताने की निम्नलिखित में से इसे अनुमान लगाया जा सकता है। आपके पास दो स्टेटमेंट है उनमें से आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि नो गवर्नर कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस स्टिल द कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म, यानी कि किसी भी राज्यपाल को उसके कार्यकाल पूरा होने तक पद से नहीं हटाया जा सकता। दूसरा है नो गवर्नर कैन कंटिन्यू इन ऑफिस बियॉन्ड 5 years, यानी कि कोई भी राज्यपाल गवर्नर 5 साल से अवधि समय तक पद पर नहीं रह सकता है। अब इन दोनों स्टेटमेंट में से आपको रेक्टिफाई करना है इस स्टेटमेंट को। तो ऑप्शन है आपके पास कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए है ओनली वन, ऑप्शन बी है ओनली टू, ऑप्शन सी है बोथ यानी कि पहला और दूसरा दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो हमारा पहला स्टेटमेंट करेक्ट है ना तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि हमारा ना तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है ना तो दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम आर्टिकल 156 की बात करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो गवर्नर है वो प्रेसिडेंट की इच्छा के दौरान ही क्या करता है पोस्ट को होल्ड करता है, ऑफिस को होल्ड करके रखता है, और राज्यपाल यानी कि गवर्नर और प्रेसिडेंट को संबंधित अपने हाथ के नीचे ही लिख करके अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। इसके बाद इस अनुच्छेद में ये भी कहा है, आर्टिकल 156 में ये भी कहा है कि पूर्वगामी उपबंधों के अधीन रहते हुए भी राज्यपाल अपने पद को ग्रहण करने की तारीख से 5 साल पहले की अवधि के लिए धारण किया जा सकता है, परंतु राज्यपाल जो गवर्नर है अपने कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद क्या है तब तक पद धारण कर सकता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण ना कर ले। तो इसके वजह से क्या है हमारा दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाता है वो इनकरेक्ट हो जाता है, जबकि पूछा था करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। अगर अगर हम थोड़ी सी डिटेल बात करते हैं गवर्नर के बारे में तो आप ये भी इसमें याद रख सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 153 से आर्टिकल 153 टू 167 कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट हमारा कौन सा है 4, वो किसके बारे में बात करता है कॉन्स्टिट्यूशनली डील करता है स्टेट एग्जीक्यूटिव का। किसका डील करता है ये कॉन्स्टिट्यूशनली, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा वो डील करता है किसके बारे में, तो ये हमारा डील करता है स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में, डील विथ स्टेट एग्जीक्यूटिव, स्टेट एग्जीक्यूटिव। फिर अगर हम बात करते हैं इसमें ये भी कहा गया है कि ये नॉट एपेबल है, यानी कि नॉट एपेबल स्पेशल स्टेटस
स्पेशल स्टेटस STATUS स्टेटस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, जो कि आज के टाइम पे क्या है हमारा, दोनों यानी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्या हमारा यूनियन टेरिटरी है। फिर अगर हम बात करते हैं स्टेट एक्ट, फिर इसमें क्या क्या है जिसमें बात करते हैं, और जो कुछ चीजें दी गई हैं वो दिया गया है आपका कंसिस्टेंस ऑफ द गवर्नर, कंसिस्ट ऑफ द गवर्नर ऑफ द गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, ये सारी चीजें दी गई है आर्टिकल 53 से 153 से 167 के बीच में। फिर इसमें आपका दिया गया है किस बारे में, चीफ मिनिस्टर यानी कि स्टेट के बारे में। इसमें फिर दिया गया, अगर हम बात करते हैं काउंसिल मिनिस्टर, काउंसिल मिनिस्टर, ये सारे स्टेट की बात कर रहे हैं। फिर एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, एडवोकेट जनरल ऑफ, लेकिन हम इसमें सिर्फ आज गवर्नर के बारे में थोड़ा ओवरव्यू एक समझ लेते हैं। इसके लिए हम अपने एक स्लाइड यानी कि एक फ्री इस पे यानी कि एक खाली स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे हम प्रॉपरली समझते हैं अपने गवर्नर के बारे में। किस बारे में, गवर्नर के बारे में। यहाँ पे आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा अपने गवर्नर के ऊपर। अगर हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस का पार्ट, पहले समझते हैं आर्टिकल। 21 आर्टिकल में बात रखी गई, आर्टिकल है 153 से 167 तक। कॉन्स्टिट्यूशंस के किस पार्ट में, पार्ट 4, पार्ट 4 इसके बारे में डील करता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनली डील करता है स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में। किसके बारे में, स्टेट एग्जीक्यूटिव, जिसमें क्या क्या आते हैं वो अभी हमने पिछले वाली स्लाइड में देखा था कि आपका एक तो आते हैं अभी आपके कंसिस्ट ऑफ द गवर्नर, फिर चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड जो एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट है, वो सारी चीजें आते हैं। जैसे मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ हमारे कौन कौन से आते हैं, कंसिस्ट ऑफ द गवर्नर, फिर चीफ मिनिस्टर, फिर आपके आते हैं काउंसिल मिनिस्टर, काउंसिल मिनिस्टर, फिर आते हैं आपके एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट ऑफ स्टेट। ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर के बारे में। ठीक है, तो ये आपके क्या है, अगर हम गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर की बात, सॉरी, अगर हम गवर्नर की बात करते हैं, चीफ मिनिस्टर नहीं, सिर्फ गवर्नर की, अगर हम गवर्नर की बात करते हैं तो ये हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं। कौन होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट, पहली चीज याद रखना। यानी कि आप चीफ एग्जीक्यूटिव हेड, चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। इनके अपॉइंटमेंट की बात करते हैं तो ये नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड कौन होते हैं हमारे, वो होते हैं हमारे, फिर बात कर, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड, एग्जीक्यूटिव हेड, यानी कि अगर बात करते हैं नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड, अगर हम सेंट्रल लेवल पे बात करें तो यानी कि स्टेट लेवल पे कौन हो जाते हैं हमारे, गवर्नर हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं, गवर्नर। अगर हम 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट
जो कि 1956 में किया गया था, उसमें क्या कहा गया था कि जो गवर्नर होगा वो एक या एक से ज्यादा स्टेट का हो सकेगा। ये बात रखी गई थी किसमें? 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत। और गवर्नमेंट यानी कि गवर्नर को अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है? अगर हम गवर्नर के अपॉइंटमेंट की बात करते हैं तो वो किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा ये कहा गया है कि एक गवर्नर एक से ज्यादा स्टेट का गवर्नर रह सकता है। उसका आंसर आप लगा सकते हैं कि 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था उस पर। तो ये क्या है? अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये एक इंडिपेंडेंस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिस है। फिर इसमें बात करते हैं कि जो हमारा गवर्नर होता है उनका कोई भी डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, ये भी याद रखिएगा। फिर अगर हम इसके आगे बात करते हैं तो फिर जैसे कि देखिए, अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, गवर्नर की क्या क्या, गवर्नर को कौन ओथ दिलाता है? तो गवर्नर को ओथ कौन दिलाने का काम करता है? तो ये करता है हमारा, तो गवर्नर को जो ओथ दिलाने का काम होता है वो करता है। अगर हम बात करते हैं किस बारे में? ओथ के बारे में। ये कौन कर दिलाता है? OATH, ओथ। ये कौन दिलाता है? हाई कोर्ट का जो सीनियर जज होता है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, वो गवर्नर को ओथ दिलाता है। अगर वो किसी वजह से हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो नहीं रहते, एब्सेंट रहते हैं, तो उनकी जगह पे हाई कोर्ट का जो भी सीनियर जज होगा वो गवर्नर को ओथ दिलाएगा। गवर्नर हर एक स्टेट में 5 साल के लिए अपॉइंटमेंट किए जाते हैं। तो ये कुछ बेसिक डिटेल है किसके बारे में? गवर्नर के बारे में। अगर गवर्नर के पावर की बात करें तो उनके पास आपको 4 पावर देखने को मिलेगा। कौन कौन से? अगर हम पावर की बात कर लेते हैं तो, अगर हम पावर की बात करते हैं तो 4 पावर कौन कौन सा? एक आपको एग्जीक्यूटिव पावर देखने को मिलेगा, एग्जीक्यूटिव पावर। दूसरा आपको देखने को मिलेगा लेजिस्लेटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर। तीसरा आपको फाइनेंशियल पावर, फाइनेंशियल पावर। चौथा आपको देखने को मिलेगा जुडिशियल पावर, जुडिशियल पावर। ये पावर आपको किसके पास देखने को मिलेगा? प्रेसिडेंट, वो गवर्नर के पास आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इनकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए? वही हर एक जो एग्जीक्यूटिव मेंबर की बात करते हैं उनकी जो क्वालिफिकेशन है, जैसे कि पहला वो इंडियन का सिटीजन होने चाहिए, उनके ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं होने चाहिए, जब वो गवर्नर बने तो उसे टाइम पे वो किसी और ऑफिस होल्ड को ना कर रहे हो, यानी कि वो उस टाइम पे वो सेम ही टाइम पे वो क्या हो सकते हैं, एक से ज्यादा वो क्या कर सकते हैं, तो स्टेट के गवर्नर बन सकते हैं। ये कुछ फैक्ट्स है हमारे गवर्नर के बारे में। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपको ये बताना है कि भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से क्या नहीं कहा गया है। आपके पास जो 4 ऑप्शन है इनमें से ये बताना है कि ऐसा इन चारों में से क्या है जिसका हमें एक स्पष्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दिखता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो पहला है, द फाइनेंशियल मिनिस्टर इज टू बी अ मेंबर ऑफ लोअर हाउस, यानी कि जो हमारे वित्त मंत्री है वो निचले सदन का सदस्य होना चाहिए। दूसरा है, प्राइम मिनिस्टर हैज टू रिजाइन इफ ही लॉसेस द मेजोरिटी इन द लोअर हाउस, यानी कि यदि प्रधानमंत्री निचले सदन में बहुमत खो देते हैं तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास, जितने भी जो अगर हम बात करते हैं, ऑल सेक्शंस ऑफ इंडियन आर टू बी रिप्रेजेंटेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि मंत्री परिषद में भारत के सभी वर्गों की प्रतिनिधित्व किया जाएगा। चौथा स्टेटमेंट कहता है, यदि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों कार्यकाल की समाप्ति से पहले एक साथ पद छोड़ देते हैं तो संसद के निचले सदन में अध्यक्ष राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। अब इन चारों में से बताना है कि कौन सा ऑप्शंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में स्पष्ट रूप से नहीं, यानी कि स्पष्ट रूप से नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन बी, यानी कि
यानी कि द प्राइम मिनिस्टर हैज टू रिजाइन इफ ही लॉसेस द मेजोरिटी इन लोअर हाउस। यानी कि अगर हम बात करते हैं कि यदि लोकसभा में लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशंस लाया जाता है मेजोरिटी पार्टी के अगेंस्ट में, वहां पे यदि क्या करेंगे, यदि वहां पे प्राइम मिनिस्टर अपनी मेजोरिटी खो देता है तो वहां पे लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है, तो वहां पे दोबारा से इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते हैं। अगर हम एक्सप्लेनेशंस देखें तो प्रधानमंत्री इस्तीफा देते हैं अगर वह सदन में बहुमत खो देता है, तो यह एक परंपरा है और संविधान में इसका उल्लेख है, लेकिन हमें इसका एक्सप्लेनेशन देखने को नहीं मिलता है। अगर हम बात करते हैं जो हमारा कन्वेंशंस है आर अनरिटन, ये जो भी प्रैक्टिसेस है वह हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में रिटर्न नहीं। राज्य के जो हमारे 3 अंग है, जिसमें अगर हम बात करते हैं जो हमारे 3 ऑर्गन्स हैं स्टेट के, जो हमारे 3 ऑर्गन्स क्या क्या है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। फिर बात करते हैं राष्ट्रपति के विपरीत या प्रधानमंत्री का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। प्रधानमंत्री का पूर्ण कार्यकाल 5 वर्ष का तो होता है, जो लोकसभा के जनरल टेन्योर में, यदि लोकसभा अपने टेन्योर को कंप्लीट करता है तो प्राइम मिनिस्टर अपने 5 साल पूरा करेगा। यदि उसी बीच में 2 साल या 5 साल की ड्यूरेशन से पहले ही लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है, तो उस वहां पे क्या होता है, मिड टर्म इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते हैं, जहां पे दोबारा लोकसभा का चुनाव होता है। अगर वह निचले सदन में विश्वास खो देते हैं, यानी कि डिसोल्यूशन मोशंस जो लाए जाते हैं उसमें वो अपनी मेजोरिटी को खो देते हैं, तो इसमें क्या होगा, तो कार्यकाल जल्द ही उनका क्या होता है, समाप्त हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि वह तब तक सत्ता में बने रहेंगे जब तक उन्हें लोकसभा का विश्वास पारित है, यानी कि जब तक उनके पास मेजोरिटी है। पर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को पत्र लिखकर भी इस्तीफा दे सकता है, यानी कि अगर प्राइम मिनिस्टर चाहे वो प्रेसिडेंट को लेटर दे करके भी अपने पोस्ट से इस्तीफा दे सकते हैं, और प्रधानमंत्री के पद के लिए कोई कार्यकाल की सीमा नहीं होती है। तो इसीलिए अगर हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर के बारे में, तो ये क्या होती है, एक अनपरमानेंट एग्जीक्यूटिव बॉडी भी इन्हें कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी जो टेन्योर होती है वो फिक्स नहीं होती है कि वो पूरा अपना 5 साल पूरा कर पाएंगे भी या नहीं कर पाएंगे। एक एग्जाम्पल अगर हम समझे तो 1999 में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो अपनी एक मेजोरिटी खोने की वजह से उनकी सरकार गिर गई थी। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट है वो परमानेंट नहीं है, क्योंकि जब तक उनके पास मेजोरिटी है वो अपने कार्यकाल को पूरा करेंगे। जैसे ही लोकसभा में मेजोरिटी वो खोएंगे, वहीं पे लोकसभा क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लेकिन इसका क्लियरली मेंशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है, ये 1995 में पूछा गया था। इसमें ये पूछा गया है कि जो पंचायती राज है, या हम बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि किया गया था, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो किया गया था, जिसमें पंचायती राज को हमने इम्प्लीमेंट किया था, जिसको इम्प्लीमेंट करने वाला राजस्थान पहला राज्य था। तो इसमें बताना है कि इनमें से कौन सा प्रस्ताव नहीं किया गया, यानी कि 4 ऑप्शन में से बताने की कौन सा प्रस्ताव जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था पंचायती राज के एरिया में, वो इनमें इंक्लूड नहीं है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए कहता है 30% सीट्स इन ऑल सेलेक्टेड रूरल लोकल बॉडीज विल बी रिजर्व फॉर ह्यूमन कैंडिडेट्स एट ऑल लेवल, यानी कि ये कहता है कि 30% सीट हर एक रूरल बॉडीज पे क्या होगी, लेडीज कैंडिडेट के लिए रिजर्व रहेगी। दूसरा ऑप्शन ये कहता है कि स्टेट विल constitute their finance commissions to allotted resources to पंचायती राज institutions, यानी कि राज्य अपने वित्त आयोग का गठन करेगा और पंचायती राज संस्थाओं को साधन आवंटित करने के लिए वो यानी कि अलाउ करेगा। तीसरा जो हमारे पास ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है, वो ये कहता है कि पंचायती राज की जो फंक्शनरीज है, यानी कि जो पद अधिकारी है जो भी पंचायती राज पे बैठते हैं, वो ऑफिस को होल्ड नहीं कर पाएंगे। उसके ऑफिस होल्ड करने से लिए उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा यदि उनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो। ये तीसरा स्टेटमेंट कहता है। चौथा स्टेटमेंट ये कहता है, यदि पंचायती राज निकायों को राज्य सरकार द्वारा भंग कर दिया जाता है
जब भंग कर दिया जाए तो चुनाव 6 महीने के समय में आयोजित किया जाएगा। अब इन चारों में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कि किया गया था पंचायती राज एरिया में, वो इन चारों में से इंक्लूड नहीं है। तो इसका सबसे जो जो इसका राइट आंसर है वो सबसे ज्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि वो है ऑप्शन सी। अगर हम पंचायती राज वाला जो चैप्टर है उसको पढ़े तो कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि पंचायती राज की जो भी पदाधिकारी उसको सिर्फ इस बात के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए कि उनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं। तो इसका आपको करेक्ट आंसर क्या देखने को मिलेगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अब जैसे बात करते हैं जो हमारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था, जो कि अमेंडमेंट किया गया था जिसमें हमने पंचायती राज को इम्प्लीमेंट किया था, तो राजस्थान पहला राज्य था। फिर राजस्थान के बाद हरियाणा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश सब राज्यों में भी पंचायती राज इम्प्लीमेंट होता चला गया। अब इसमें अगर हम पंचायती राज की एक छोटी सी बेसिक डिटेल की बात करें तो आप वो भी याद रख सकते हैं। अगर हम पंचायती राज के कुछ बेसिक डिटेल की बात करें तो वो आप याद रख सकते हैं, काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। सबसे पहले ये इम्प्लीमेंट सिर्फ लोकल बॉडी लेवल पे किया गया था, यानी कि रूरल लेवल के लिए इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। कब किया गया था? 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 1992 में। 1992 में अमेंडमेंट करने के बाद तब जाकर के इसको हमारे कंट्री में इम्प्लीमेंट किया गया था। अगर हम पंचायती राज की बात करते हैं तो ये आर्टिकल 243 से लेकर के 243 ओ तक में बात रखता है। ये ओ है, ओ जीरो नहीं है, ओ है। बात करता है किसके बारे में? पंचायती राज के बारे में। अब जैसे देखिए किस तरीके से था। सबसे पहले था हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया। उसके नीचे था स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। फिर तीसरे लेवल पे आ गया था हमारा, अगर बात करते हैं डिवीजन, यानी कि जैसे ही लोकल पंचायत या बात कर सकते हैं जो पंचायती सिस्टम हमारी कंट्री में इम्प्लीमेंट हुआ तो हमारी गवर्नमेंट 3 टायर की हो गई थी। तो एक आ गया था हमारा फिर डिविजन की बात करते हैं, यहाँ जहाँ पे आप बात कर सकते हैं किसके बारे में? पंचायत के बारे में। फिर डिविजन के बाद आ गया था आपका डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट में भी आपका आ गया था क्या क्या? एक आ गया था आपका रूरल लोकल एरिया, रूरल लोकल गवर्नमेंट, और एक आ गया था आपका अर्बन में। एक कहाँ चला गया था? अर्बन। अगर हम रूरल की बात करते हैं तो इसमें आपका एक था जैसे जिला परिषद, जिला परिषद। परिषद जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे था। फिर बात करते हैं ब्लॉक लेवल पे। फिर था आपका विलेज लेवल पे, विलेज लेवल पे। फिर वहीं पे अगर हम अर्बन की बात करते हैं तो अर्बन में आपका एक था म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन। फिर म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपैलिटी। और तीसरा था आपका सिटी काउंसिल, सिटी। अगर हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन म्युनिसिपल पार्टीज की बात करते हैं तो ये 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1993 में सिटीज के लिए इम्प्लीमेंट किया गया था। जी जी। अगर हम इसके आर्टिकल की बात करते हैं, अभी मैंने बताया इसका जो आर्टिकल डील करता है, आर्टिकल 243 से लेकर के 243 ओ तक। अब इसमें क्या क्या बात रखी गई है?
अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 243 में, इसमें पंचायती राज की डिफिनेशंस के बारे में कही गई है। किस बारे में बात किया है इसमें? पंचायती राज का डिफिनेशन। पंचायती राज की डिफिनेशन के बारे में बात की गई है। फिर अगर हम आर्टिकल 243 ए की बात करते हैं, तो ए में क्या कहा गया है? ए में कहा गया है ग्राम सभा। ग्राम सभा। आर्टिकल 243 बी में क्या कहा गया है? तो बी में कहा गया है, यानी कि 243 बी में कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ पंचायत। किसके बारे में कहा गया है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत। सी में क्या कहा गया है? सी में कहा गया है कंपोजिशन ऑफ पंचायत। कंपोजिशन ऑफ पंचायत। डी में क्या है? अगर हम डी की बात करते हैं, रिजर्वेशन ऑफ सीट। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। फिर हम एफ की बात करते हैं, डी ई की बात नहीं, अब ई की बात करते हैं। अगर हम ई की बात करें, तो ई में ई नहीं, एफ है, इसके बाद सीधा आता है आपका एफ। ई इसमें स्किप है। एफ की बात करते हैं तो इसमें डिस्क्वालिफिकेशंस की बात रखी गई है। फिर जी, जी में आपका क्या रखा गया है? पावर अथॉरिटी ऑफ पंचायत। पावर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी एफ, एफ के बाद आता है जी एच। एच में क्या है? अगर हम एच की बात करते हैं, तो पावर इम्पोज। पावर इम्पोज टैक्सेस बाय एंड फंड। फिर आई में क्या कहा गया है? ये सारी आर्टिकल 243 के बीच में ही चल रही है। आर्टिकल 243 आई में है कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ फाइनेंस टू रिव्यू फाइनेंशियल पोजीशन। इसमें है ये, यानी कि मैं लिख भी देता हूं, कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशंस टू रिव्यू फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन। आई के बाद आता है जे। जे में क्या कहा गया है? जे में कहा गया है ऑडिट ऑफ अकाउंट। ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ पंचायत। ऑफ पंचायत। फिर के में क्या कहा गया है? के में कहा गया है इलेक्शन ऑफ पंचायत। इलेक्शन ऑफ पंचायत। फिर एल की बात करते हैं। एल में क्या कहा गया है? एप्लीकेशंस ऑफ यूनियन टेरिटरीज, यानी कि यूनियन टेरिटरीज। एप्लीकेशंस ऑफ
ड्यूटी। फिर एम की बात करते हैं। एम में क्या कहा गया है? पार्ट और नॉट अप्लाई टू सेंट्रल एरिया। पार्ट नॉट टू अप्लाई अप्लाई टू सेंटर एरिया। फिर अगर हम एन की बात करते हैं तो एन में क्या कहा गया है? एन में कहा गया है कंटिन्यूअस of existing law and पंचायत। अब बात करते हैं ओ के बारे में। ओ में क्या कहा गया है? पार्ट टू इंटरफ्रेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्ट्रल मैटर इलेक्ट्रल मैटर। ये बातें रखी गई हैं किसके रिगार्डिंग में? पंचायत के बारे में। अगर हम पंचायत की बात करते हैं तो वो 3 टायर की भी आपको देखने को मिलता है, जिसमें आपका जिला परिषद, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट पंचायत के नाम से भी कहते हैं। दूसरा होता है आपका ब्लॉक लेवल, जिसे सेकंड टायर कहते हैं, जिसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके के नाम से जानते हैं। जैसे कि ब्लॉक लेवल को कई जगह पे जनपद पंचायत कहते हैं या पंचायत समिति भी कहते हैं। और तीसरे लेवल पे आता है आपका जो थर्ड टायर है, वो आता है विलेज लेवल, यानी कि आपका ग्राम पंचायत आता है। ये मैं आपको क्लियर करके वो भी समझा देता हूँ। अगर बात करते हैं पंचायत, हमें 3 लेवल पे देखने को मिलता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिसे हम थर्ड टायर कहते हैं, थर्ड टायर। डिस्ट्रिक्ट लेवल के बाद आता है आपका ब्लॉक लेवल, ब्लॉक लेवल, जिसे हम सेकंड टायर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकंड टायर। इसके बाद आता है आपका विलेज लेवल, विलेज लेवल। क्या आता है? विलेज लेवल, जिसे हम फर्स्ट टायर, सॉरी ये उल्टा लिख दिया, ये होगा हमारा फर्स्ट टायर, ये होगा हमारा फर्स्ट टायर, सेकंड टायर, और ये होगा हमारा थर्ड टायर। ये 3 टायर के भी आपको पंचायत देखने को मिलेगा। अगर हम पंचायत की बात करते हैं, यहाँ पे हमने आर्टिकल बात कर लिया, कितने टायर लेवल पे होते उसकी बात कर ली। अब इसके पीछे भी बहुत सी इंपॉर्टेंट कमिटियां भी बिठाई गई थी, जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो वो आता है आपका बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी, मेहता कमेटी कब आया था? तो ये आपका आया था जनवरी 1957 में। फिर दूसरे पे बात करते हैं, जो कि 3 टायर लेवल के गवर्नमेंट के बारे में के द्वारा सजेस्ट भी किया गया था, अशोक मेहता कमेटी। फिर इसके बाद आता है आपका अशोक मेहता कमेटी। और ये कब आया था? ये आया था आपका 1977 में। उसके बाद आता है कुछ कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन कमेटी भी थी, जिसमें आपका क्या था? अगर हम बात करते हैं किसके बारे में,
कॉन्स्टिट्यूशनल की कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन कमेटी के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन कमेटी की बात करें तो इसमें आपके कुछ और इम्पोर्टेंट कमेटी है। पहला इसी में आता है आपका राजीव गांधी कमेटी। राजीव गांधी कमेटी ये कब आया था? ये आया था आपका, इसने 64th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल रखा था लोकसभा में। कब? तो 9 जुलाई 1989 में। फिर बात करते हैं दूसरा हमारा वीपी सिंह कमेटी। वीपी सिंह कमेटी ये कब आई थी? ये आई थी हमारी 1989 में। उस टाइम पे हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो वीपी सिंह ही प्राइम मिनिस्टर थे। तीसरे पे अगर हम बात करते हैं किसकी कौन सी थी, तो नरसिम्हा राव कमेटी। नरसिम्हा राव कमेटी। राव कमेटी और ये कब आया था? ये आपका आया था, ये किसके अंडर में आई थी? तो ये पीवी सिंह नरसिम्हा राव की कमेटी, प्राइम मिनिस्टर के अंडर में ये भी कमेटी आई थी। फिर उसके बाद करते हैं, उसके बाद जाकर के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 73rd 1992 में। तब जाकर के कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये एक एक्ट बना और तब जाकर के लोकल लेवल पे क्या है, पंचायती राज सिस्टम हमें देखने को मिलता है। ये कुछ कमिटीज है, मैंने अभी सिर्फ नाम बताए हैं। इसको अगर आपको ओवर ऑल जानना है तो आप गूगल पे जाकर के सर्च कर सकते हैं, काफी डिटेल में आपको इसकी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो इसीलिए जो हमारा इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। कहीं पे भी अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको सारे आर्टिकल्स बताए उसमें कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि जिस कैंडिडेट का 2 से ज्यादा चाइल्ड है उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा गया था 1997 में। इसमें दो स्टेटमेंट है, एक कथन यानी कि एक एसिस्टेशन के रूप में, एक रीजन के रूप में। इन दोनों के अकॉर्डिंग बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। एसिस्टेशन ये कहता है कि संसद और राज्य विधानमंडल में फीमेल्स की यानी कि महिलाओं के लिए 33% सीट को रिजर्व करने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं है। कारण, चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दल बिना किसी भी संवैधानिक संशोधन के महिला उम्मीदवारों को 33% सीटें आवंटित कर सकते हैं। तो अब आपको बताना है इन दोनों स्टेटमेंट के बेस पे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन ए कहता है कि हमारा ए यानी कि एसिस्टेशन सही है और रीजन भी सही है, और रीजन एसिस्टेशन के करेक्ट एक्सप्लेनेशन को करता है, पहला। दूसरा कहता है कि हमारा एसिस्टेशन और रीजन दोनों सही है, लेकिन रीजन जो है वो एसिस्टेशन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करता है। तीसरा ऑप्शन है कि हमारा एसिस्टेशन सही है लेकिन रीजन गलत है। चौथा है हमारा एसिस्टेशन गलत है, रीजन सही है। तो इसके अकॉर्डिंग बताना है कि करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मिलेगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि हमारा एसिस्टेशन गलत है, रीजन सही है। असिस्टेशन क्यों गलत है? असिस्टेशन गलत इसलिए क्योंकि संसद और राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए जो आरक्षण है के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी। तो इसीलिए हमारा क्या है, असिस्टेशन क्या है, गलत है, जबकि रीजन हमारा बिल्कुल भी सही है। इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी 1997 में ही पूछा गया था। इसमें आपसे ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे भारत के संविधान में कहा गया है। इन दोनों में से बताना है कि कौन सा इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन आपको देखने को मिलता है। पहला कहता है कि प्रेसिडेंट शेल नॉट बी अ मेंबर टू अदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि जो हमारी कंट्री के जो प्रेसिडेंट है वो किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होने चाहिए। दूसरा कहता है द पार्लियामेंट शेल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड टू हाउसेस, यानी कि संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलाकर के बनता है। तो ऑप्शन है आपके पास
ना तो हमारा पहला स्टेटमेंट सही है ना तो दूसरा। ऑप्शन बी है हमारा दोनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन सी है सिर्फ हमारा पहला स्टेटमेंट है सही है, और ऑप्शन डी है हमारा सिर्फ दूसरा ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो आपको मिलेगा ऑप्शन बी, यानी कि हमारा दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। अगर हम आर्टिकल 59 की बात करते हैं तो वो क्या कहता है, अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 59 के अंदर हमारा पहला स्टेटमेंट दिया गया है, इसलिए पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरे की बात करते हैं तो आर्टिकल 79 ये कहता है कि जो हमारा पार्लियामेंट है वो दोनों हाउस और प्रेसिडेंट को मिला करके ही बनेगा, तो इसीलिए हमारा दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। अगर आपसे पूछता है कि किन किस को मिलाकर के हमारा पार्लियामेंट बनता है, तो सबसे पहले आएगा हमारा प्रेसिडेंट, फिर लोकसभा जिसे हम लोअर हाउस भी कहते हैं, और राज्यसभा, इन तीनों को मिलाकर के क्या बनता है, हमारा संसद बनता है। तो इसीलिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी 1997 में ही पूछा गया था। इनमें आपके पास चार स्टेटमेंट है। पहला है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि बात करते हैं हम भारत के लोग ने भारत को एक संप्रभुत्व समाजवादी धर्मनिरपेक्षता लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने और इससे सभी नागरिकों को सुरक्षित करने के सत्यनिष्ठा से संकल्प लिया है। दूसरा है जस्टिस, सोशल जस्टिस, यानी कि सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइबिलिटी ऑफ थॉट्स एक्सप्रेशंस बिलीव फेथ एंड वर्शिप, यानी कि न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार अभिव्यक्ति, विश्वास विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता। और फिर कहा गया है इसमें स्थिति और अवसर की समानता और उन सभी के बीच में बढ़ावा देने के लिए। चौथा कहा गया यानी कि फेडरनिटी, यानी कि बंधुत्व व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता का आश्वासन देता है। अब इनमें से ये बताना है कि ये किस दिन इसको अडॉप्ट, कॉन्स्टिट्यूशन में इसको कब अडॉप्ट किया गया था। ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950, यानी कि ये बताने की जो अभी मैंने जो स्टेटमेंट पढ़ी इनको कब अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। पहला है ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1949 और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मिलेगा ऑप्शन बी, यानी कि 26 नवंबर 1949 को। तो अगर हम बात करते हैं 26 नवंबर 1949 को क्या है अडॉप्ट किया गया था, किसको, इन सभी चीजों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अब अगर हम बात करते हैं 26 नवंबर 1949 को हम एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं, जबकि हमें पता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हुआ था पूरी कंट्री पे वो हुआ था 26 जनवरी 19 यानी कि 1950 को, 26 जनवरी 1950, जिस दिन हम क्या करते हैं रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन 26 नवंबर को हम एज अ कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में भी क्या करते हैं सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि इस दिन हमने अपना पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट नहीं किया था, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पार्ट को इम्प्लीमेंट किया था, जैसे कुछ आर्टिकल, जैसे कि उस टाइम पे जो आर्टिकल हमने इम्प्लीमेंट किया था वो था आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 334, सॉरी 324, 324 के बाद 366, 367, फिर 380, 388, 391, 392 एंड 393। ये वो आर्टिकल है जिसे हमने 26 जनवरी 1949 को क्या किया था इम्प्लीमेंट किया था। अगर हम बात करें कि किस डे पे हमने क्या अडॉप्ट किया था, तो जो हमारा नेशनल फ्लैग है, अगर हम नेशनल फ्लैग की बात करते हैं जो हमारा राष्ट्रीय तिरंगा है, नेशनल फ्लैग, इसको हमने अडॉप्ट किया था जुलाई
यानी कि 22 जुलाई 1947 को। फिर वहीं पे अगर हम बात करते हैं नेशनल एंथम के बारे में, अगर हम नेशनल एंथम के बारे में बात करें, नेशनल एंथम जो कि आज के टाइम पे हमारे कौन सा नेशनल एंथम है, जन गण मन। तो वो हमने कब अडॉप्ट किया था, तो इसको हमने अडॉप्ट किया था 24 जनवरी 1950 को, 1950। फिर वहीं पे हमारा जो नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, नेशनल सॉन्ग, अगर हम नेशनल सॉन्ग की बात करते हैं तो ये हमने कब अडॉप्ट किया था, तो इसको भी हमने किया था 24 जनवरी 1950। फिर हमारे जो पहले इलेक्टेड जो प्रेसिडेंट बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र राजेंद्र प्रसाद प्रसाद, वो कब बने थे, वो बने थे 24 जनवरी 1950 को। ये कुछ बेसिक्स डिटेल्स हैं, जैसे कि अगर आप थोड़ा सा और जानना चाहोगे तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वो 2 साल, यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसको 10 कितना टाइम लगा था, 2 साल 11 मंथ 18 डेज लगा था। टोटल कॉस्ट की बात करें तो कितना बैठा था टोटल कॉस्ट, ये लिख बैठा था टोटल हमारा 64 लाख। ये कुछ बेसिक डिटेल्स है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग। तो अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगला जो क्वेश्चन है आपको उसमें ये बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिस्ट प्रोविंस रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन एक्ट, यानी कि इस शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन एक्ट के बारे में आपको प्रोविंस देखने को मिलेगा। पहला है सेकंड शेड्यूल, बी है फिफ्थ शेड्यूल, सी है एट्थ शेड्यूल और डी है 10th शेड्यूल। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि 10th शेड्यूल्स के अंदर। अगर हम 10th शेड्यूल की बात करते हैं जिसे 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट करके ऐड किया गया था 1985 में, जो कि प्रोवाइड करता है किसको, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। अगर हम अपने फर्स्ट शेड्यूल की बात करें तो उसमें स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज के नाम और उसके बाउंड्रीज के बारे में डिटेल रखी गई है। सेकेंड शेड्यूल की बात करते हैं उसमें स्पेशल पावर, सैलरी डिटेल ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ स्टेट, स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर्स ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के बारे में दिया गया है। थर्ड शेड्यूल की बात करते हैं उसमें ओथ एंड परमिशंस के बारे में, ऑल अथॉरिटीज एक्सपेक्ट प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात रखी गई है। फोर्थ शेड्यूल में राज्यसभा, एमपी कोर्ट यानी कि एमपी कोर्ट ऑफ सीट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के बारे में बात रखी गई है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। फिर बात करते हैं फिफ्थ शेड्यूल में क्या रखा गया है, शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में बात रखी गई है। फिर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल लॉ डिटेल्स के बारे में बात फिफ्थ शेड्यूल में रखी गई है। सिक्स शेड्यूल की बात करते हैं तो सिक्स शेड्यूल में स्टेट ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम ट्राइबल्स एरिया के बारे में बात रखी गई। एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल लॉ डिटेल के बारे में बात सिक्स शेड्यूल में रखी गई। सेवन शेड्यूल की बात करते हैं तो इसमें डिटेल लिस्ट है यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट के पावर और कंकरेंट लिस्ट के बारे में। एट्थ यानी कि एट्थ शेड्यूल की बात करते हैं तो उसमें हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज की बात रखी गई है, जो कि आज के टाइम पे 22 हमारे टोटल ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। नाइन्थ शेड्यूल में वेरिएशंस ऑफ सेंटर एक्ट एंड रेगुलेशंस के बारे में बात रखी गई है। 10th शेड्यूल में डिटेल्स हैं पार्टी चेंजेस के बारे में, डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ एमएलए एमपीस के बारे में। 11th शेड्यूल में रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर है पंचायत का, और 12th शेड्यूल में है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर ऑफ म्युनिसिपैलिटीज का।
तो ये अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो टोटल आर्टिकल है 465 है, ये अप्रोक्स में है, 12 शेड्यूल है और 24 पार्ट्स हैं। तो अगर हम अमेंडमेंट की बात करते हैं तो टोटल 105 बार अभी तक अमेंडमेंट हो चुके हैं। बिल कितने रखे गए? 125 टाइम से ज्यादा, यानी कि 125 बिल्स रखे गए और टोटल अमेंडमेंट कितने हुए? 105 हुए हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस के साइड। अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपको ये बताना है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रीऑर्गेनाइज, यानी कि भारत का संविधान इन चारों में से किसे मान्यता देता है? ऑप्शन ए है ओनली रिलीजियस माइनॉरिटीज, ऑप्शन बी है ओनली लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, ऑप्शन सी है लैंग्वेजेस एंड रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज और ऑप्शन डी है यानी कि रिलीजियस लिंग्विस्टिक एंड एथनिक माइनॉरिटीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको मिलेगा ऑप्शन सी में, यानी कि आर्टिकल, अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 35 तक, वो किस बारे में बात रखता है? वो हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात रखता है। अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 की बात करें तो वो किस बारे में बात करता है? कल्चर एंड एजुकेशन राइट के बारे में बात रखी गई है, जिसमें कि माइनॉरिटी टर्म को डिफाइन नहीं किया गया है। अगर हम आर्टिकल 29 की बात करें तो आर्टिकल 29 ये कहता है कि जितनी भी जो हमारी माइनॉरिटीज हैं, कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज लेता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट जितनी भी माइनॉरिटीज हैं उनकी, उनमें इंक्लूड है उनके राइट्स की, राइट टू एस्टेब्लिश एडमिनिस्टर और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। और आर्टिकल 30 क्या कहता है? आर्टिकल 30 में कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की गारंटी लेता है कि जितने भी जो माइनॉरिटीज है उनके राइट्स जो इस्टेब्लिश है और एडमिनिस्ट्रेशन है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के बारे में। तो ये बात किस में रखी गई है? आर्टिकल 29 एंड 30 के अंदर। तो इसीलिए जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि लैंग्वेजेस, यानी कि जो धार्मिक है, और दूसरा आपका भाषाई के आधार पे देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, ये 1999 में पूछा गया था। इसमें आपको बताना है कि भारत के संविधान में संशोधन किसके द्वारा शुरू किया जा सकता है? अगर हम देखें, पहला है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, तीसरा स्टेट लेजिस्लेचर और चौथा है प्रेसिडेंट। ऑप्शन ए है ओनली वन, ऑप्शन बी है 1 2 3, ऑप्शन सी है 2 3 एंड 4, ऑप्शन डी है ओनली 1 एंड 2। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन डी, यानी कि सिर्फ पहला और दूसरा ही स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। अगर हम अमेंडमेंट की बात करते हैं तो अमेंडमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 368 ये कहता है कि पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी है, यानी कि राज्यसभा लोकसभा दोनों में से कहीं से भी पार्लियामेंट में चेंज किया जा सकता है। ये बात किस बारे में, किसके तहत की गई? आर्टिकल 368 के तहत की गई। इसमें यह भी कहा गया है कि किस किस मेथड से क्या है पार्लियामेंट चेंज कर सकती है, और इसमें रिक्वायर नहीं होगा किसी भी प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशंस की। तो इसीलिए जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि पहला एंड तीसरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1996 के रिगार्डिंग में, जो कि रिसेंटली में अमेंडमेंट किए गए थे, उसके रिगार्डिंग में आपके पास 4 स्टेटमेंट में है। उन चारों में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट कहता है एनी कन्वेंशन ऑफ द ऑफेंस ऑफ यानी कि इंस्टॉलिंग ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग और इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया सेल इंटायर डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ constating elections of parliament and state legislature of 6 year from the date of conventions। दूसरा कहता है there is a increase in the security deposit which a candidate has to make a contest the elections of Lok Sabha। तीसरा स्टेटमेंट कहता है a candidate can now stand for elections from more than a one parliament यानी कि constituency। चौथा है नो इलेक्शंस विल बी नाउ बी अ काउंटरमेटेड ऑफ द डेथ ऑफ द कंसिस्टेंटिंग कैंडिडेट। यानी कि अगर आप हिंदी में बात करें तो पहला है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज या भारतीय संविधान का अपमान करने के अपराध के लिए किसी भी दोषी सिद्ध के लिए दोष सिद्ध की तारीख से 6 साल तक संसद और राज्य विधानसभा का चुनाव लड़ने में वो अयोग्य रहेगा। दूसरा कहता है कि लोकसभा को चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार को अपने जमानत राशि देनी होती है, उसमें वृद्धि होती है। तीसरा कहता है कि एक उम्मीदवार एक बार से अधिक संसदीय क्षेत्र से चुनाव के लिए खड़ा नहीं हो सकता। चौथा कहता है चुनाव लड़ने वाला हर एक उम्मीदवार, जितने भी जो कैंडिडेट हैं, कैंडिडेट की मृत्यु पर अब कोई चुनाव रद्द
नहीं होगा। अब इन चारों में से बताना है कि रिसेंटली में किसे जो अमेंडमेंट किया गया था, हाल ही में जो इसको अमेंडमेंट किया गया था, उसमें बताना है जो यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक एक्ट 1966 है, इन चारों में से कौन सा कथन सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए है ओनली 2 and 3, ऑप्शन बी है 1 to 4, ऑप्शन सी है 1 and 3 और ऑप्शन डी है 1 2 3 and 4, यानी कि हमारे ऑल स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो आपको मिलेगा ऑप्शन सी, यानी कि हमारा पहला, दूसरा और चौथा स्टेटमेंट करेक्ट है, जबकि तीसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट हमारा इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि अगर बात करते हैं कैंडिडेट सेल नॉट बी अलाउड टू कंसिस्ट फ्रॉम मोर देन 2 कंस्टिट्यूएंट्स, यानी कि अगर हम बात करते हैं तीसरा स्टेटमेंट हमारा इसीलिए गलत है क्योंकि एक उम्मीदवार को 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्र से भी चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसीलिए केवल पहला और दूसरा को भी जोड़ा जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चंस की देखते हैं। आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो 2000 में पूछा गया था। इसमें ये कहा गया है कि जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में किया गया था वो किस चीज को रेफर करता है, यानी कि किसको संबंधित करता है। ऑप्शन ए है, यानी कि पहला बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगार और नियोजित पुरुषों और महिलाओं के लिए लाभकारी रोजगार का सृजन। दूसरा है जनरेशन टू एम्प्लॉयमेंट फॉर द एबल बॉडीज अडल्ट हु आर इन नीड टू डिजायर टू वर्क ड्यूरिंग द लर्न एग्रीकल्चर सीजन, यानी कि उन सक्षम यूथ्स को, यानी कि उन लोगों के लिए जो रोजगार के लिए डिजर्व करते हैं, सर्जन है, जो कृषि के मौसम में के दौरान भी जरूरतमंद और काम के इच्छुक हैं। तीसरा स्टेटमेंट कहता है देश के मजदूर और जीवित पंचायत राज संस्थाओं की नींव रखी गई थी। और चौथा है हमारे पास जीवन स्वतंत्रता और व्यक्ति की सुरक्षा के लिए अधिकार की गारंटी, कानून के समक्ष समानता और भेदभाव के बिना समान होगा। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1992 में किया गया था वो पंचायती राज से रिलेटेड था। तो इसका जो करेक्ट मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन ए। अगर हम पंचायती राज के बारे में बात करते हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 11th शेड्यूल में रखा गया है, जो कि आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243 ओ तक की बात में कॉन्स्टिट्यूशन क्या पावर होगी, क्या फंक्शन होगा, क्या डिफिनेशन होगी, स्टेट रिजर्व, हर एक चीज, क्वालिफिकेशंस, हर एक चीज इसके बारे में बात रखी गई आर्टिकल 243 से 243 ओ तक में बात रखी गई है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन। मुझे उम्मीद है कि आज जो भी हमने डिस्कस किया उससे आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल मिला होगा। आपको वीडियो के रिगार्डिंग में कोई भी एडवाइस देना हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।